हेलो दोस्तों, हम प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम इंग्लिश का एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्लॉज। पहले से ही क्लॉज हम पढ़ रहे हैं। तो क्लॉज के जो इंट्रोडक्टरी या फिर बेसिक पर हमने 2-3 वीडियो बनाए हैं। बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर हम क्लॉज जैसे टॉपिक को प्रारंभ में इसकी जो मेन कौन कौन सी बात है, इसको किस तरह से हमें समझना है, वो अगर पढ़ लेंगे तो बाद में जो क्लॉज से संबंधित जो भी टॉपिक होंगे उन्हें समझने में आसानी होगी। बहुत सारे टॉपिक आएंगे, सिंथेसिस आएगा और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आएगा, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, या फिर सिंपल, या फिर डिग्री वाले सेंटेंस, कंडीशन वाले। इन सेंटेंसों को हम जब बदला बदली करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है विदाउट चेंजिंग मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जब हम सेंटेंस के ट्रांसफॉर्म करेंगे उसमें भी क्लॉज की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम क्लॉज को पहले बढ़िया ढंग से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। जब हम वो सेंटेंस बनाएंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, तब हमें क्लॉज को आइडेंटिफाई करने और कनेक्टर्स कौन से जुड़ेंगे उनको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो क्लॉज के हमने नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज को पढ़ लिया और एडवर्बियल क्लॉज चल रहा है। एडवर्बियल क्लॉज में भी आधा पोर्शन कंप्लीट कर लिया और आज के इस वीडियो में हम इस क्लॉज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो आज जो एडवर्बियल क्लॉज है उसमें आज का जो क्लॉज है वो है पर्पस इंडिकेटिंग क्लॉज। पर्पस इंडिकेटिंग क्लॉज, ढंग से देखना। इनमें आपको ज़्यादा एक वर्ड को देखना है, पर्पस। पर्पस का अर्थ होता है उद्देश्य। मतलब इस क्लॉज में जो सेंटेंस बनेगा, हमेशा जब क्लॉज की बात होती है तो प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनेगा तो सेकेंडरी या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, वो किस टाइप का होगा? वो होगा पर्पस बताने वाला, उद्देश्य बताने वाला। जब भी आप दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हो, चाहे हिंदी की बात हो, तो हम क्या कहते हैं कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो वहाँ जाने का क्या उद्देश्य रहा? पढ़ना। तो मतलब पढ़ने वाला जो क्लॉज है वो पर्पस इंडिकेटिंग क्लॉज है। अब देख लीजिए, द क्लॉजेज ऑफ पर्पस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सम कनेक्टर्स भी कह सकते हैं, यानी ये सेंटेंस में जो पर्पस को बताने वाले क्लॉज है वो किस प्रकार इंट्रोड्यूस होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये सेंटेंस रहेगा। मान लीजिए ये है, मैं लाइन दे रहा हूँ, इसका मतलब आप सेंटेंस मान लीजिए। ये सेंटेंस है जो प्रिंसिपल क्लॉज, जो मेन क्लॉज, जो निराश्रित कहो, यानी अपने आप में किसी दूसरे क्लॉज के बगैर भी ये पूरा मीनिंग देता है। सो दैट, अब यहां पर क्या होगा? जो दूसरा क्लॉज है उसका सब्जेक्ट आएगा और यहां पर या तो मे आएगा या माइट। मैं ये भी बताऊंगा कि कब कब मे आएगा और कब माइट आएगा। दूसरा, यहां पर जो मैन क्लॉज वो, और इन ऑर्डर दैट, ये भी आ सकता है, और फिर मे या माइट ये भी आएगा, ठीक। और कभी कभी सेंटेंस लेस्ट और शुड, इस प्रकार के जो कनेक्टर्स है, दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, इनमें से कुछ देखने को मिल जाए तो आप कह देना कि जो एडवर्बियल क्लॉज कौन सा बैठा है? पर्पस बताने वाला क्लॉज बैठा है। चलिए इनका किस प्रकार यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं। दो सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस के सारे क्लॉज समझना सबसे आसान है। मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, राम वर्क्स हार्ड। दूसरा सेंटेंस है, ही wants to
पास द एग्ज़ाम, एम पूरा लिख देते हैं एग्ज़ाम। ये दो सेंटेंस, इन दोनों को सेंटेंस के सहारे इस पूरे माजरे को आप बढ़िया ढंग से समझ जाओगे। राम वर्क्स हार्ड, राम कठिन मेहनत करता है या कठिन कार्य करता है। ही वांट्स टू पास द एग्ज़ाम। अब मेरे को ये बताइए, इन दोनों सेंटेंस में राम जो कठिन मेहनत करता है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यही है, एग्ज़ाम को पास करना, ये उद्देश्य है। इसका मतलब ये हमारा जो क्लॉज है, ये कौन सा क्लॉज है? पर्पस को बताने वाला एडवर्बियल क्लॉज है, पर्पस इंडिकेटिंग एडवर्बियल क्लॉज। अब हमें क्या करना है, ये तो रही समझने की बात या फिर आइडेंटिफाई करने की बात, पहचान करने की बात। अब परीक्षा में आ जाएगा कि ये दो सेंटेंस दे रखे होंगे, इनको जोड़ना। और कभी कभी रिटन एग्जाम होता है, वहाँ पर यहाँ हिंट दे रहते हैं या पीछे कोष्टक में दे रहता है, जॉइन टू सेंटेंस एंड मेक ए कॉम्प्लेक्स वन। इस तरह से आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, राम को पहले सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें आपको किस प्रकार की कुछ भी नहीं करना है। राम वर्क्स हार्ड, वर्क किसका वांट्स लिखा है, राम वर्क्स हार्ड, ये लिख दिया। अब यहाँ से उठाना है, ये तो लेना, ये दोनों में से आप कोई भी ले सकते, इसको मत लेना, एक बार इस तरफ आप मत जाना, इन दोनों की तरफ, क्योंकि इन दोनों की कंडीशन एक तरह की है। इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, मीनिंग में कोई फर्क नहीं होगा। तो मैं सो दैट ले लेता हूँ, पहला है वही लें, क्यों दूसरे में सो दैट लिख दिया, इसलिए कि। अब इसका अर्थ क्या होगा, इसलिए कि राम वर्क्स हार्ड सो दैट। अब दूसरे का मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पर जो सेकेंडरी या फिर सबऑर्डिनेट या पर्पस क्लॉज है, उसका सब्जेक्ट लाना है इसके बाद में, तो आप सब्जेक्ट क्या कहेंगे, ही ले आएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, ये वांट चाहता है, यानी जो उद्देश्य है वो यहाँ पर इस जगह हमें मे या माइट का प्रयोग करना है। अब हम वापस आ जाता है, मे लिखें या माइट, दोनों तो नहीं आएंगे, या दोनों अपनी मर्जी से कोई भी लिख दो, ऐसा भी नहीं है। तो इस बात को हमें ये ध्यान रखना है। मान लीजिए जो पहला क्लॉज को या सेंटेंस को जो प्रिंसिपल है, इसमें प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर मे आएगा, या पास्ट है तो वहाँ पर माइट आएगा। तो चलिए यहाँ पर वर्क्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम मे लिखेंगे। चलिए यहाँ पर मे, और अब पास दे एग्जाम, और ये आपका सेंटेंस बन गया सही तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तो हो गया। अब कि यहाँ ये कहाँ पर यूज होगा, बस सो दैट की जगह आप इन ऑर्डर दैट लिख दीजिए, इन ऑर्डर दैट, तो ये बन जाएगा इन ऑर्डर दैट। अब ये लेस्ट और शुड का क्या माजरा है, इसमें आप देखिए, दो सेंटेंस लेते हैं हम, यही लेते हैं राम से ही, राम वापस यही लेते हैं, राम वर्क्स हार्ड, ओके। ये दूसरा सेंटेंस है, ही डिड नॉट वांट टू फेल, राम कठिन मेहनत करता है, वह फेल होना नहीं चाहता। भाई कठिन मेहनत करने का उद्देश्य तो यही है कि वो फेल नहीं हो। इस प्रकार के अगर सेकेंडरी या फिर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो नेगेशन दिखा रहा है और उद्देश्य भी है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, पहले को राम वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, राम कठिन मेहनत करता है, ऐसा न हो कि। इस लेस्ट और शुड का जो एक मीनिंग क्या देता है, मीनिंग ऐसा, राम वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, राम कठिन मेहनत करता है, ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। एक और समझ लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट।
कुछ एडवर्बियल क्लॉज ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, विरोधाभासी, इसका अर्थ विरोधाभासी होता है। तो इसमें वो बात लिखने की फिर जरूरत नहीं है कि द क्लॉजेज ऑफ कॉन्ट्रास्ट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब कौन से ऐसे कनेक्टर्स से होंगे ये देखिए। ऑल्दो यहां पर सेंटेंस आएगा या यट आएगा और यहां सेंटेंस आएगा, और ऑल्दो ना हो तो दो भी हो सकता है, और ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, इस प्रकार के। मान लीजिए हम सेंटेंस से फिर समझते हैं, ऑल्दो के यहां पर होता है यद्यपि। He worked hard, एक सेंटेंस। दूसरा है he could not get success, ये सेंटेंस है। उसने कठिन कार्य किया, he could not get success, वह सफलता प्राप्त नहीं कर सका। अब विरोधाभास दिख रहा है कि नहीं भाई, कठिन मेहनत भी की और सफलता भी नहीं मिली। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑल्दो ही, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बहुत सामान्य है। ऑल्दो ही वर्क हार्ड yet he could not get success, और ये सेंटेंस कंप्लीट। और आप ये भी लिख सकते हैं, दाउ he work hard he could not get success, ये भी सेंटेंस। मतलब आप इस तरह के ऑल्दो और दो की सेंटेंस जो ये कनेक्टर्स हैं, इनके सारे अगर सेंटेंस में यूज हुआ है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। हम यही पढ़ रहे हैं अभी तक कि भाई ये क्लॉज आपको समझ में आ जाना चाहिए, या फिर दो अलग सेंटेंस हो। हमें अगर दाओ यट या ऑल्दो यट दे रखा है कोष्टक में, उनके सारे कोई सेंटेंस कैसे बनता है, बहुत सिंपल है, और ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है, विरोधाभास बताता है। अब हम देख लेते हैं एक और एडवर्बियल का पार्ट, रिजल्ट को बताने वाले। यानी कुछ क्लॉज ऐसे होते हैं एडवर्बियल में जो रिजल्ट शो करते हैं, और ये रिजल्ट शो करने वाले सेंटेंस है वो किससे प्रारंभ होंगे, सो दैट्स या फिर सच दैट्स, ये याद रखना। अगर सो दैट के बीच में कुछ भी नहीं है, दोनों जुड़े हुए हैं, तो वो पर्पस बताते हैं, और सो दैट के बीच में कोई वर्ड आया हुआ है तो वो रिजल्ट बताते हैं। अब दो सेंटेंस ले लेते हैं, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, एक तो ये सेंटेंस है। दूसरा ले लेते हैं, ही कैन सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख दो, इट लिख दो, कुछ भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये दो सेंटेंस है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन सॉल्व द क्वेश्चन, वह बहुत इंटेलिजेंट है। अब इस इंटेलिजेंसी का रिजल्ट क्या निकलेगा, ही कैन सॉल्व द क्वेश्चन, उद्देश्य नहीं बता रहा है भाई। ये जो इंटेलिजेंट है इसका परिणाम क्या है कि ये पर्सन को हल कर सकता है, पर्सन को हल कर सकता है। इस प्रकार के अगर सेंटेंस को हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे, ही इज। अब जो वेरी है, सो है, इस प्रकार के जो वर्ड कभी कभी आएंगे, जो वेरी है, इस वेरी को तो हमें ड्रॉप कर देना है, तो ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज सो इंटेलिजेंट। अब यहां पर दैट ले आना है, मतलब सो और दैट के बीच में ज्यादातर एडजेक्टिव आएंगे, तो इंटेलिजेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है। ही इज सो इंटेलिजेंट दैट, दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देना, ही कैन सॉल्व द क्वेश्चन। आराम से ये सेंटेंस बन गया।
तो इस सेंटेंस में हमें क्या दिखा रहा है, रिजल्ट बता रहा है। मान लीजिए कोई सेंटेंस और लें, ही इज वेरी गुड पर्सन, ये लिख दो, ही इज वेरी गुड पर्सन। और दूसरा सेंटेंस लिख दें, एवरीवन लाइक्स हिम, वो इतना प्यारा है कि हर व्यक्ति उसे पसंद करता है। तो इसमें आप वापस जोड़ सकते हो, ही इज सच। अब सच ए एन आ सकता है, क्योंकि अब देखिए ये पर्सन क्या है, सिंगुलर है, तो आप सच अ गुड पर्सन दैट एवरीवन लाइक्स हिम, और ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। मतलब आप यहाँ पर सच ए, अगर यहाँ पर अगर ये गुड तो भाई कॉन्सोनेंट शो कर रहा है इसलिए ए आया है, और बाद में पर्सन है, ये सिंगुलर है, एक वचन है इसलिए ए आया, तो सच ए, ये आप लिख लेना। यहाँ पर सच ए आ सकता है, एन आ सकता है, और सच के बाद में अगर प्लूरल है तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो रहा रिजल्ट बताने वाला। मैं आपको इन क्लॉज से इस प्रकार इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे सिंथेसिस, वहाँ ये जरूरत पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ रिवीजन होने वाला है, ये वापस रिवीजन हो जाएंगे जब सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो चलिए, ये तो था रिजल्ट बताने वाला, और आप देख लेते हैं कंडीशन को शो करने वाला। कंडीशन का यह अर्थ है शर्त। कुछ क्लॉज ऐसे होंगे जो कंडीशन को शो करेंगे। मान लीजिए दो सेंटेंस के सारे हम समझते हैं, इसमें ज्यादातर जो कनेक्टर्स होते हैं वो जैसे इफ, अनलेस, इन इस प्रकार के शब्द आ सकते हैं। इफ, अनलेस, इनके सारे हमें सेंटेंस को जोड़ना है। जैसे आप कंडीशन कई बार पढ़ते हैं, दो सेंटेंस के सारे समझते हैं। he gives me a pen, I shall give him 10 रुपीज नोट, या फिर 10 रुपीज ऐसे लिख दें। अब ये दो सेंटेंस है, आप उस दोनों सेंटेंस को पढ़ते ये नहीं लग रहा है, he gives me a pen, I shall give him 100 रुपीज नोट। कंडीशन है कि नहीं, अगर वो मुझे देता है तो मैं ऐसा करूंगा। तो इसमें हमें क्या करना है, इफ के साथ जोड़ देना है इस सेंटेंस को, जो कंडीशन को क्रिएट करता है। तो कंडीशन तो यहीं से शुरू होती है, ही। और एक बात ध्यान रखना, इफ के साथ में कभी प्रेजेंट जो इफ जो है उसके साथ में जो फ्यूचर टेंस है वो नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। इफ ही गिव्स मी अ पेन, कुछ भी चेंज नहीं करना, या कॉमा लगाना, एक कॉमे को निकाल कर यहाँ लिख देना है। और दूसरा वैसा का वैसा, आई शैल गिव हिम 100। एक बात ध्यान रखना, ये कंडीशन के बारे में हम छोटा सा वीडियो भी बनाएंगे, तो कंडीशन, टाइप्स ऑफ कंडीशन कितनी की होती है, कैसी कैसी कंडीशन होती है, उनके बारे में। पर तो मुझे यहाँ पर आपको इस प्रकार सिर्फ परिचय देना था कि भाई कंडीशन को शो करने वाले एडवर्बियल क्लॉज भी होते हैं जिनसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। बात करें अनलेस की, ही does not drink milk I
shall beat him, ये भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने इस सेंटेंस को अनलेस से जोड़ने के लिए ये कहा कि मान लीजिए एक सेंटेंस में कंडीशन को भी शो कर रहा है और नॉट नेगेशन भी है, तो अनलेस का यूज करके हम उस नेगेशन को हटा सकते हैं जो डबल नेगेशन नहीं होगा, और नेगेशन लिखना भी नहीं पड़ेगा अनलेस लिखने से। जैसे मैं लिखूं अनलेस ही ड्रिंक्स, अब मैं ड्रिंक्स लिखूंगा क्योंकि डज नॉट आया हुआ इसलिए यहां पर एस नहीं लगा है, नेगेशन था। अब मैं नेगेशन केवल वर्डली नेगेशन रख रहा हूं, नॉट वाला नहीं ला रहा हूं। अनलेस ही ड्रिंक्स मिल्क आई शैल बीट हिम, अगर वो दूध नहीं पीता है तो मैं उसे पीटूंगा पीटूंगी, यानी इस नेगेशन को हटाकर अनलेस। अब एक थोड़ा सा आप याद जोड़ लीजिए तो कि इफ और नेगेशन में फर्क क्या है, कि भाई नेगेशन इफ और अनलेस में क्या फर्क है। इफ का अर्थ होता है यदि, और अनलेस का अर्थ होता है इफ नॉट, यदि नहीं तो, यदि नहीं तो या फिर ना तो, इस प्रकार। अगर इफ और अनलेस को यानी अनलेस के बराबर हमें इक्विवेलेंट करना है इफ को, तो हमें क्या करना है, इफ प्लस नॉट। इफ प्लस नॉट किसी सेंटेंस में आता है तो वो अनलेस बन जाएगा। जैसे इस सेंटेंस हम दोबारा बनाते हैं, मान लीजिए पहले तो हमने अनलेस का यूज करते हुए डज नॉट को हटा दिया। अब मैं यहां इफ से बनाना चाहूं इस सेंटेंस को, इफ ही, अब बताइए डज नॉट हटेगा कि नहीं हटेगा, बिल्कुल नहीं हटेगा। इफ के साथ में इफ नेगेटिव शो ही नहीं करता है। अब नेगेटिव जो प्रॉपर नेगेशन है वो लाना पड़ेगा। इफ ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, मिल्क आई शैल बीट हिम। अब देखते हैं दोनों के। पहला देखिए, अनलेस ही ड्रिंक्स मिल्क आई शैल बीट हिम, यदि वह दूध नहीं पीता है तो मैं उसे पीटूंगा। इफ ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क आई शैल बीट हिम, यदि वह दूध नहीं पीता है तो मैं उसे पीटूंगा। मतलब सेंटेंस की जो मीनिंग है उसमें कोई फर्क नहीं हुआ, परंतु अनलेस और इफ नॉट का यूज कैसे करें। तो ये तो थे आज के इस वीडियो में। हमने जाना एडवर्बियल क्लॉज के कुछ पार्ट्स, जिसमें हम पर्पस को समझा, रिजल्ट को समझा और कंडीशन को समझा, इस प्रकार के सेंटेंस कैसे होते हैं। आज के इस वीडियो में हमने पूरी तरीके से जो क्लॉज संबंधित जो भी कंफ्यूजन था मेरे हिसाब से सॉल्व हो गया होगा। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आराम से इस प्रकार आप आइडेंटिफाई कर लाएंगे। अगर मैं आपको दो सेंटेंस दूं और पीछे कोष्टक में कोई न कोई कनेक्टर्स या हिंट्स दूं तो दो सेंटेंसों से आप एक सेंटेंस तो बना दोगे, ये तो तय है। अब हम अगले सेंटेंस जो भी वीडियोज होंगे उनमें सिंथेसिस पढ़ेंगे, 12th के और पोर्शन है जो ग्रामर के, उनको पढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा एक और काम करना है, सिर्फ इन क्लॉज के वीडियोज को कॉपी में तो उतारना ही है, अपनी नोटबुक में लिखना ही है। तो इतना लिखने से ही कुछ नहीं होगा, उसे आपको प्रैक्टिस करना है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक्स।